आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे अभी प्रणव जी ने कहा कि ये नोटबंदी की चौथी वर्षगांठ या बरसी जो भी कहें, आज 8 नवंबर को है और पूरे देश के अंदर कांग्रेस के सभी यूनिट्स इसको विश्वासघात दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर इसको मना रहे हैं। और आज अपनी बात शुरू करने से पहले हम लोग 125 से भी ज्यादा लोग जो नोटबंदी के बाद में जिन लोगों की नोटबंदी की दिक्कत और तकलीफों की वजह से जाने गई, उनको हम लोग श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और ये एक ऐसा 25 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री जी का था जिसने अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए अर्थव्यवस्था को इतना भारी नुकसान पहुंचा दिया कि उसको वापस हम कैसे कब रिकवर कर पाएंगे, इस चीज की कोई नहीं जानता है। राहुल जी ने भी कहा कि अर्थव्यवस्था की के सीने पे 2 गोलियां मोदी सरकार के द्वारा दागी गई, एक तो नोटबंदी और दूसरा कि जिस तरीके से जीएसटी को लागू किया गया। प्रधानमंत्री जी ने 24 नवंबर को इसी नोटबंदी के बारे में जो अपना केवल 2 मिनट का अभिभाषण दिया, वो मेरे समझ से हम सब लोग ये मानते हैं कि वो अपने आप के अंदर एक दूरगामी विचार वाला और सोच वाला भाषण था। उसका केवल एक लाइन में पढ़ करके शुरू में बताना चाहता हूं, और ये मैं कोट कर रहा हूं इन कोट, द वे दिस स्कीम हैज बीन इंप्लीमेंटेड is a monumental managemental failure, and in fact it is a case of organized loot, legalized plunder of the common people। यानी ये पूरा का पूरा नोटबंदी जो है इसको ऑर्गेनाइज लूट और लीगलाइज प्लंडर के रूप में कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये पूर्व प्रधानमंत्री भारत के और खास तौर के ऊपर जिनको पूरी दुनिया वित्तीय मामलों के एक्सपर्ट मानती है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने राज्यसभा में 24 नवंबर को कहा। और सरकार को खुद भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि वो ये क्यों कर रहे हैं। लिहाजा 8 अलग अलग कारण अलग अलग समय के ऊपर दिए गए। मैं आप लोगों को आज हमारी प्रेस रिलीज के साथ में एक 3 पेज का और अलग से डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, जिसमें हम डेट वाइज हम आपको बताएंगे कि कैसे कब कब ये गोल पोस्ट या कारण शिफ्ट करे गए कि क्यों ये नोटबंदी करी जा रही है और इससे क्या फायदा होगा। जैसे पहली बार जब 8 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी क्यों कर रहे हैं इसके बारे में जब राष्ट्र के नाम संदेश दिया, तो उन्होंने 18 बार उन्होंने कहा कि काला धन को रोकने के लिए यह किया जा रहा है, और 5 बार यह कहा कि जाली नोटों को रोकने के लिए किया जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि 8 नवंबर को जब वो कह रहे हैं कि 18 बार कह रहे हैं काला धन और 5 बार कह रहे हैं जाली नोट, नवंबर के अंत आते आते उन्होंने नोटबंदी के बारे में जो उनके भाषण थे, उन्होंने उसमें से काला धन और जाली नोट दोनों का दोनों के कारण हटा दिए। काला धन और जाली नोट से उसके बाद में उन्होंने उसके बाद में कहा कि ये कैशलेस इकोनॉमी के लिए कर रहे हैं। फिर कैशलेस इकोनॉमी के बाद में टेररिज्म के लिए कर रहे हैं। फिर उसके बाद में इनके एक इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि ये बैंक के अंदर सेविंग्स को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। फिर एक कारण दिया गया कि ये टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। फिर उसके बाद जनवरी के अंत में इनके एक और इकोनॉमिक एडवाइजर ये कहते हैं कि ये रियल एस्टेट प्राइजेस को कम करने के लिए किया जा रहा है। तो 8 अलग अलग कारण अलग अलग समय पे दिए गए और उन कारणों में से कोई भी कारण पूरा नहीं हुआ। लिहाजा आज चौथी वर्षगांठ पे कांग्रेस पार्टी 7 सवाल मोदी जी से और मोदी सरकार से नोटबंदी को लेकर के पूछना चाहती है। सबसे पहला सवाल, और इसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको थोड़ा थोड़ा उसके बाद में मैं बताऊंगा, पहले 7 सवाल एक साथ में मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। क्या नोटबंदी ने भारत के अंदर काला धन और भ्रष्टाचार को कम करने में कुछ भी मदद करी है? पहला सवाल। दूसरा,
कि नोटबंदी के बाद में जाली नोट क्यों हिंदुस्तान में बढ़ गए हैं, जबकि खुद मोदी सरकार ने, मोदी जी ने 8 नवंबर को 5 बार, जैसे मैंने कहा अपने भाषण में कहा कि जाली नोट खत्म करने के लिए कहे गए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा अभी आगे आंकड़ों से कि जाली नोट कैसे हिंदुस्तान में बढ़ गए हैं। और ये हमारे आंकड़े नहीं है, खुद सरकार के, भारत सरकार के आंकड़े हैं। तो हमारा प्रश्न है कि नोटबंदी के बाद में जाली नोट क्यों भारत में उनका संक्रमण बढ़ गया है। तीसरा, कि कैश ट्रांजैक्शन से कहते थे कम हो जाएगा इससे, तो नोटबंदी के बाद कैश ट्रांजैक्शन क्यों बढ़ गए। और दूसरा, इसके साथ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसी के साथ में कि क्या हिंदुस्तान में कैश ट्रांजैक्शन बंद होने चाहिए? क्या हिंदुस्तान ये अफोर्ड कर सकता है कि यहां पर पूरी की पूरी हमारी इकोनॉमी कैशलेस हो जाए? चौथा, कि क्या टेररिज्म इस डिमोनेटाइजेशन से कम हुआ है? पांचवा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि क्या बैंकों के अंदर सेविंग्स बढ़ गई हैं? छठा, कि इन्होंने कहा था जैसे कि नोटबंदी के बाद रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा फायदा होगा, तो क्या रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा हुआ है? आज रियल एस्टेट सेक्टर कहां पे है? और सातवां, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी की वजह से भारत के अंदर बेरोजगारी जो बढ़ी है उसका कौन जिम्मेवार है, और इसका बेरोजगार और रोजगार के ऊपर इसका क्या असर पड़ा है, यह भी हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। सबसे पहले काले धन के ऊपर आते हैं। आरबीआई के बोर्ड ने जब अपनी अप्रूवल डिमोनेटाइजेशन के लिए दी तो उन्होंने साफ ये उसके अंदर अप्रूवल में ही ये कहा कि भारत के अंदर काला धन लोगों का या तो सोना, गोल्ड के रूप में या रियल एस्टेट, जमीन के रूप में है। और इसके लिए, इस वजह से उनका यह मानना था कि इसका काला धन के ऊपर कोई असर नहीं होगा। और वही हुआ। टोटल 500 और 1000 के 15.41 लाख करोड़ रुपए के नोट सर्कुलेशन में थे। और नोटबंदी के बाद में इसमें से 99.3% नोट वापस आ गए। 15,31,000 लाख करोड़ रुपीस, इसमें से जो 99.3% इसकी करेंसी है जो हमारे कैश जो सर्कुलेशन में थी वो वापस आ गई। तो जब वो वापस आ गई तो फिर काला धन कहां पे रहा? काला धन किस तरीके से रुका? भ्रष्टाचार को रोकने की बात करते हैं तो उसका भ्रष्टाचार का उसके ऊपर असर यह हुआ कि 2016 के बाद जहां जहां पर नॉन बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर खूब खुल करके एमएलएस की खरीद फरोख्त हुई। और यहां पे इस पोडियम से, एआईसीसी के माध्यम से कई बार हमने आपको बताया, प्रूफ दिए, साबित किया कि किस तरीके से एमएलएस की खरीद फरोख्त अनाप शनाप रेट्स के ऊपर कोशिशें करी जा रही हैं और कैसे हमारी सरकारों को डिस्टेबलाइज करा जा रहा है। यह भ्रष्टाचार का यह नतीजा है नोटबंदी के बाद में। तो इसका जवाब क्या मोदी सरकार देगी? दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जाली नोटों के बारे में। इनका यह कहना है, मोदी जी का यह कहना था, मानना था कि इससे जाली नोट एकदम बंद हो जाएंगे। मैंने जैसे आपको पहले 2 बार बता चुका हूं कि 5 बार इन्होंने 8 नवंबर को जाली नोट की बात कही, लेकिन उसका असली में जाली नोट का क्या आंकड़े हैं? एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और एज एमओएस होम मैं खुद इस डिपार्टमेंट का इंचार्ज था एक समय के ऊपर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनसीआरबी की जो स्टैटिस्टिक्स है, जो डेटा है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है अभी 2020 में रिलीज हुई है, उसके अनुसार 2016 में 15,90,00,000 रुपए के फेक करेंसी केवल एक वर्ष के अंदर उस वक्त आए थे। उसके बाद में 2017 से लेकर के 2019 तक 3 वर्षों के अंदर जो जाली नोट हैं, फेक करेंसी नोट जो हैं, वो 116 करोड़ 85 लाख रुपए आए हैं। यानी प्रति वर्ष औसतन जहां पर पहले 15.9,000 करोड़ था, वो बढ़ करके अब जो है औसतन हर एक साल के अंदर बढ़ करके लगभग 3 गुना बढ़ गया है, जो कि फेक करेंसी जाली नोट जो बरामद हो रहे हैं। ये खुद एनसीआरबी के आंकड़े हैं। तो अगर फेक करेंसी जाली नोट कम होने थे तो जो बरामद जो हो रहे हैं इतनी बड़ी संख्या के अंदर 3-3 गुना क्यों? और ये भारत सरकार के आंकड़े हैं कि क्यों ये बढ़ रहे हैं फेक करेंसी नोट, ये इस चीज का जवाब भी हमारे को इनसे चाहिए। और आरबीआई बोर्ड ने भी इस बात को अभी माना है लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर कि जो 500 रुपए का
नोट है उसके अंदर 121% की बढ़ोतरी हुई है और 2000 नोट के रुपए के नोट में 21% की बढ़ोतरी हुई है फेक करेंसी के अंदर। तो जब ये सरकारी आंकड़े ये कह रहे हैं कि इतने फेक करेंसी बढ़ रही है, तो फिर भारत सरकार का जो मेन जो कारण शुरू में जो इन्होंने बोला था कि जाली नोट हम कम कर देंगे तो जाली नोट बढ़ रहे हैं, तो पूरी तरीके से ये सरकार विफल हुई है। तीसरा कि ये कैश ट्रांजैक्शंस क्यों बढ़ रहे हैं। पहले जो है 177 खरब की कैश ट्रांजैक्शन होती थी 2016 से पहले, अब 177 खरब से बढ़कर के 220 खरब की कैश ट्रांजैक्शन है। ये खुद आरबीआई के आंकड़े हैं। तो जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर कैश ट्रांजैक्शन बढ़ रही है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन बढ़ने के वजह से अब जो मोदी सरकार का उस वक्त जो बहाना और जो कारण बताते थे वो भी पूरी तरीके से जमीन पे गिर गया है। इस समय यह भी प्रश्न बड़ा उठता है कि क्या कैशलेस इकोनॉमी भारत को सूट करती है, क्या भारत को जरूरत है कैशलेस इकोनॉमी की। जर्मनी में 80% टोटल ट्रांजैक्शन कैश में होता है, ऑस्ट्रेलिया में 60% टोटल ट्रांजैक्शन कैश में होता है, कनाडा में 56% टोटल ट्रांजैक्शन कैश में होता है, अमेरिका के अंदर 46% टोटल ट्रांजैक्शन कैश में होता है। तो जब ये डेवलप्ड कंट्रीज में 80 से लेकर के 50-60% ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं, तो भारत के अंदर क्या जरूरत पड़ गई कि हम लोग कैशलेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, जबकि सब लोग जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी जो है वो कैश के ऊपर इकोनॉमी हमारे भारत के अंदर चलती है। तो क्या कारण है? हमारे यहां पे प्रतिदिन 1 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होता है, और अगर यही ट्रांजैक्शन 1 लाख करोड़ का बैंक के केवल माध्यम से या कार्ड्स के माध्यम से हो, पेटीएम टाइप की चीजों के माध्यम से हो, आपके फोन के माध्यम से हो, तो 2% ट्रांजैक्शन फीस कटती है। आप लोगों ने कभी भी अगर इस्तेमाल किया होगा तो 2% सीधे के सीधे कट जाता है। 1 लाख करोड़ का हमारे देश के अंदर प्रतिदिन ट्रांजैक्शन होता है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। 1 लाख करोड़ में से 2% ट्रांजैक्शन का अगर फीस कट जाए तो 2000 करोड़ रुपया प्रतिदिन होता है, यानी 1 साल के अंदर 7,30,000 करोड़ रुपए का मुनाफा पेटीएम जैसी या किसी और कंपनी जैसों की कंपनी के उनकी जेब में देने की यह साजिश है। 7,30,000 करोड़ रुपया, और 7,30,000 करोड़ कितना होता है ये आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि हमारे देश का पूरा डिफेंस का बजट 4,71,000 करोड़ है। पूरे देश के डिफेंस का बजट 4,71,000 करोड़ है, और ये 7,30,000 करोड़ रुपए का मुनाफा किसी थर्ड पार्टी को 2% ट्रांजैक्शन फीस की तरह से देने की एक तरीके से साजिश है। तो क्या ये कैशलेस इकोनॉमी इसलिए बनाने की कोशिश है कि किसी थर्ड पार्टी को फायदा पहुंचे और कैश के अंदर जो काम लोगों का छोटे छोटे रोजमर्रे के जो छोटी छोटी जो दुकानें चलती हैं उन सब लोगों की जगह ये यहां पे हो, ताकि 2% अगर हर कैश ट्रांजैक्शंस के अंदर हो, तो जैसे मैंने आपको कहा 1 लाख करोड़ का हमारे देश के अंदर रोज का ट्रांजैक्शन होता है, वो सारा अगर कैशलेस हो जाए तो 7,30,000 करोड़ रुपए जो हमारे डिफेंस बजट से लगभग डबल है, उतना पैसा थर्ड पार्टी को सीधे के सीधे मुनाफा पहुंचाने की साजिश है। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं। फिर इन्होंने कहा कि इससे टेररिज्म कम हो जाएगा। आतंकवाद से जो जाने हमारे देश के अंदर गई हैं, उसके अंदर 2015 और 2018 के बीच में 30% की बढ़ोतरी हुई है। जो घटनाएं आतंकवाद की 2014 और 2018 के बीच में हुई हैं, उसमें 166% की बढ़ोतरी हुई है। तो अगर ये बढ़ोतरी हुई है तो फिर इसका आतंकवाद को निपटने में फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? 5वां बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, इन्होंने कहा कि सेविंग डिपॉजिट्स हमारे बैंक्स के अंदर बढ़ जाएंगे नोटबंदी से। मैं अब आपको ये आंकड़े दे रहा हूं, ये आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट है, अभी 3 महीने पहले की। आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि 2004-05 में जब नया बेस जब से लागू किया गया, उसके बाद में 2013-14 में जब हम लोगों ने सरकार छोड़ी तो 32.12% जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स का रेट था, ये 2016-17 में 31.1
35% था और 2018-19 में जो लेटेस्ट है ये घट करके 30% रह गया है और ये लोएस्ट है आज तक के इतिहास का, जब से ये नया बेस 2004 से आया है। 2004 से जो नया बेस आया है उससे लोएस्ट उसके अंदर 30.11% ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स हैं, जो कि नोटबंदी के बाद ये कहते थे कि हमारी सेविंग्स बढ़ जाएंगी, बढ़ने की जगह वो सेविंग्स, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स, और ये मैं 2018-19 की बात कर रहा हूं, कोविड से आने की पहले की बात कर रहा हूं, ये इसका कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं, ये 2018-19 की बात। तो अभी तो और भी स्थिति खराब होगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये नोटबंदी के बाद में लेकर के आए हैं कि जो हमारे देश के अंदर हमारे जो बचत हमारे घरों के अंदर होती थी, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स जो हमारी होती थी, जो हमारे परिवारों की सुरक्षा कवच एक तरीके से होता था, उसके अंदर भी कमी, एक निरंतर कमी आई है और ये लोएस्ट एवर है 2004 से, जब से नया बेस हम लोगों के यहाँ पे देश में हमारे बना है। रियल एस्टेट का छठा पॉइंट हमारा है कि रियल एस्टेट ने डिमोनेटाइजेशन के बाद में कैसा परफॉर्म किया है। तो इस वक्त हमारे देश के अंदर 13,19,000 मकान खाली हैं, 13,19,000 मकान बन करके पड़े हुए हैं और खाली हैं, कोई उनको खरीदने वाला नहीं है। ये गुड़गांव, नोएडा, ये सब जगहों के ऊपर इस तरीके से हमारे देश में हर शहर के अंदर ये मकान बन करके तैयार हैं और इनकी टोटल वैल्यू 9,38,000 लाख करोड़ रुपया है, 9.38 लाख करोड़ रुपीस इसकी वैल्यू है। और ये सारे के सारे मकान हमारे बन करके तैयार पड़े हुए हैं और यहां पर इनमें कोई खरीदने वाला, इनके अंदर कोई आने वाला नहीं है। आखिर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उससे मैं समाप्त करना चाहता हूं कि कैसे नोटबंदी ने भारत के अंदर बेरोजगारी को पैदा किया। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने इसका सर्वे कराया था और उन्होंने 2016 और 2018 के बीच में उनका यह आंकलन था कि 50 लाख रोजगार, 50 लाख जॉब्स लोगों के खत्म हुए थे नोटबंदी के बाद में, नोटबंदी की वजह से। सीएमआई की एक रिपोर्ट ने यह कहा कि 1,10,00,000 जॉब जो हैं 2018 तक के अकेले नोटबंदी की वजह से गए हैं। सीएमआई ने तो इसको 1,10,00,000 नौकरियों का इन्होंने बोला था। प्रणव जी ने भी शुरुआत में बोला कि कैसे इनफॉर्मल इकोनॉमी, हमारे जो छोटे रेहड़ी पटरी वाले जो लोग थे, जो छोटे रोजमर्रा के काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी कैसे विपरीत प्रभाव नोटबंदी का पड़ा, ये भी हम सब लोगों ने उस वक्त देखा। तो आज नोटबंदी के चौथी वर्षगांठ के ऊपर, जहां पर पूरे देश के अंदर कांग्रेस के लोग इसको विश्वासघात दिवस के तौर के ऊपर मना रहे हैं, जहां पर 125 लोगों को कांग्रेस पार्टी श्रद्धांजलि देना चाहती है, 125 से भी अधिक लोग जो नोटबंदी के अंदर लाइनों में लग के तकलीफों में आकर के जिन लोगों की जाने गई, वहां पर सरकार से ये 7 प्रश्न भी हम लोगों ने पूछे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि नोटबंदी जैसा कदम जो भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने 25 मिनट के अपने भाषण में दिया, उसका क्या असर, क्या सकारात्मक आज उसके नतीजे मिले हैं। आज भारत की जनता, देश की जनता ये भी जानना चाहती है। मोदी जी ने बड़े बड़े भाषण करे, बड़ी बड़ी बातें करी, चौक पे खड़े होकर के कोई भी सजा मुझे दे दें, मैं लेने को तैयार हूं, अगर दिक्कतें दूर ना हो, अगर इसका फायदा ना हो, तो ऐसी ऐसी बातें मोदी जी ने उस वक्त करी। तो आज कांग्रेस पार्टी जानना चाहती है कि जो 7 सवाल, 7 प्रश्न हमने नोटबंदी को लेकर के करे हैं, इनका जवाब दें, बताएं कि किस प्रकार से देश को फायदा हुआ, चाहे वो रोजगार का मसला हो, चाहे काला धन का मसला हो, चाहे जाली नोटों का मसला हो, हर तरीके से हर जगह के ऊपर सरकार विफल रही है, पूरी तरीके से विफल रही है। ये हमने आंकड़ों के द्वारा और सरकारी आंकड़ों के द्वारा हमने आज देश की जनता के सामने रखा है और हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी और भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी इन 7 प्रश्नों का जवाब जरूर देगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।